हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शांतिलाल विश्नोई और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की वीडियो में हमने पढ़े थे शब्द रचना भाग 3 और जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना भाग 4 और शब्द रचना भाग 4 में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो मित्रों, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार माने गए हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। जैसा कि मित्रों शब्दों से, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न हो, जिसमें कोई बदलाव आए, वो होते हैं विकारी शब्द। और जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जिनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अवयव भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ भी व्यय नहीं होता है, कुछ भी खर्च नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है, इसलिए इनको अवयव भी कहा जाता है। अब इनके भेद की बात करें तो विकारी शब्द है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकारों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्दों के 4 भेद है। जबकि 4 भेद ही अविकारी शब्दों के हैं। उनमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये तो बात हुई मित्रों इनके भेद की। अब बात करते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं और क्या होते हैं विकारी शब्द। तो सबसे पहले अपने विकारी शब्द की परिभाषा देखें। तो विकारी शब्द की परिभाषा कुछ यूँ है कि वे शब्द जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सीधी सी बात है कि वे शब्द जिनका लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर उनका मूल रूप है वो बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखिए कि छात्र ने पत्र लिखा। यहाँ छात्र शब्द क्या है? संज्ञा है। तो छात्र ने पत्र लिखा और क्रिया क्या है? ये लिखा, तो ये तो होगी क्रिया। और आगे जैसे ही हमने इसमें बहुवचन लगाया तो छात्रों ने पत्र लिखे, तो जैसे ही पत्र लिखे क्रिया बदल गई और यहाँ पर वचन यानी संज्ञा भी बदल गई। आगे लिखता हूँ कि मैं जाता हूँ, जैसे मैं शब्द सर्वनाम है तो मैं जाता हूँ, क्रिया एक वचन की आई है, मैं एक वचन का हूँ। और पुल्लिंग हूँ तो पुल्लिंग की क्रिया आई है। उसी प्रकार हम जा रहे हैं, जैसे ही मैं का हम बहुवचन हुआ तो रहे हैं क्रिया भी बहुवचन हो गई। कहने का आशय यह है कि जहाँ पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता हो और उसका स्वरूप बदल जाता हो, उसमें कोई विकार आ जाता हो, वह होता है विकारी शब्द। विकारी शब्दों के 4 भेद माने गए हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। जैसे एक उदाहरण आप और ले लीजिए, फल मीठा है। मीठा है यहाँ पर क्या है? क्रिया है। और नहीं, मीठा है यहाँ पे क्या है? विशेषण है। यानी फल है लेकिन कैसा है? मीठा है। अब फल शब्द एक वचन है, लेकिन यहाँ पर फल बहुवचन के अर्थ में आया है और उसमें शब्द क्या आ गया? फल मीठे हैं। मीठा का बहुवचन हो गया मीठे हैं। तो इनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, मतलब विशेषण में बदलाव आया, क्रिया में बदलाव आया, सर्वनाम में बदलाव आया, संज्ञा में बदलाव आया। और ये जो बदलाव हो रहा है इन्हीं को हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब विकारी शब्दों में सबसे पहले हम लेते हैं आज संज्ञा को। संज्ञा क्या है? तो मित्रों आप ये मान लीजिए, आपका नाम, मेरा नाम, अपने आसपास दिखने वाली हर वस्तु का नाम, हर जगह का नाम, हर स्थान का नाम, जो नाम है, किसी का नाम है, वही क्या है? संज्ञा है। जैसे राम है, किताब है, सेना है, सोना है, बुढ़ापा है, मिठाई है, जो कुछ अपने आसपास दिख रहा है उसका जो नाम है वही क्या है? संज्ञा है। और परिभाषा भी कुछ यूं ही बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव का नाम ही क्या है? संज्ञा है। मुख्यतः हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कुल भेद माने गए हैं, वो 5 भेद माने गए। तो यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी जरूरी है कि मूल रूप से आजकल 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन कुल भेदों की बात करें तो भेदों की संख्या होती है 5। तो आइए हम उन 5 भेदों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का ज्ञान हो तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ध्यान रहे यहाँ पर किसी एक का ज्ञान होगा, किसी पर्सनली एक के बारे में बात होगी तो वो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण से देखिए, रामायण एक पुस्तक के बारे में बात हुई है, यमुना एक नदी के बारे में, हिमालय
एक देश, भारत एक देश के बारे में, हिमालय एक पर्वत के बारे में, जनवरी एक महीने के बारे में, गणेश एक व्यक्ति के बारे में, सोमवार एक वार के बारे में, अरावली पर्वत एक पर्वतमाला के बारे में और होली एक पर्व के बारे में, किसी एक के बारे में ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो है व्यक्तिवाचक। और प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी आप समझ लें कि ये तो किसी एक के लिए प्रयुक्त हुए हैं, और इन्हीं में जैसे यदि यह प्रयुक्त हो जाता कि पुस्तक, नदी, देश, पर्वत, महीना या आदमी या वार या पर्व, तो ये जैसे ही आते तो ये कोई न कोई समूह का बोध कराते, और इसलिए वो क्या हो जाती, जातिवाचक। अब दूसरे भेद पे आइए आप, जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है, ठीक व्यक्तिवाचक आप उल्टा ले लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी एक के बारे में होता है और जातिवाचक में क्या होता है कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं का समूह होता है, उसका बोध होता है, यानी उनकी जाति का बोध होता है। एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं का बोध होता है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, पुस्तक, नदी, देश, पर्वत, महा, दिन, आदमी, पहाड़, पेड़, ये जितने भी शब्द है ये किसके बारे में आ जाएंगे, व्यक्ति नहीं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा, पेड़ के बाद में गाय, घोड़ा, बालक, ये सब के सब आ जाएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक में और जाति में यही था फर्क कि व्यक्तिवाचक में किसी एक के बारे में वर्ण किया जाता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में उनके जैसे अनेक व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं का अध्ययन होता है। अब देखिए, अपन देखते हैं आगे नंबर 3 की संज्ञा, और उस संज्ञा का नाम है समूहवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो इससे क्या होता है कि मित्रों, जिन संज्ञा शब्दों से किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह या उनकी बहुलता का बोध होता है, यानी एक ही जैसा उनका समूह कोई बताया जाता है कि वह एक समूह होगा और उसमें अनेक संख्याएं होगी, चाहे व्यक्ति की है, चाहे वस्तु की है, चाहे और कोई परिस्थिति ऐसी है, तो वहां पर होगा समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सेना का अर्थ है कि बहुत सारे सैनिकों से मिलकर बना होगा। फिर समाज की बात करें, कक्षा की बात करें, भीड़ की बात करें, जनता की बात करें, टीम की बात करें, गिरोह की बात करें, समिति की बात करें, मंडल की बात करें या भंडार की बात करें, इन सब से ये लग रहा है कि ये कोई समूह होगा, इसमें कोई बहुलता की संख्या होगी, और इस आधार पर इनको क्या कहेंगे, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। फिर आप बात करें आगे की संज्ञा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, इसकी सीधी सी पहचान ये है कि द्रव्यवाचक कहो या पदार्थवाचक संज्ञा भी आप कह सकते हैं, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, यहाँ पे आप नियम बना लें, ट्रिक बना लें, धातु, अनाज, तरल पदार्थ या नापतोल की वस्तु या नापतोल की वस्तुओं का बोध होता है, तो वह संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चांदी, गेहूं, तेल, दूध, घी, लकड़ी, इनसे सबसे पता लग रहा है कि या तो ये कोई धातु है या अनाज है या तरल पदार्थ है या नाप तोल की कोई वस्तु है। तो ये जितनी भी वस्तुएं होगी वो आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। और 5वां और अंतिम भेद मित्रों है भाववाचक संज्ञा, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा या कार्य व्यवहार का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की प्रिय विद्यार्थियों अच्छी पहचान यह है कि भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है, अदृश्य होती है, अस्पर्श्य होती है, अभौतिक होती है। यानी ऐसी संज्ञा शब्दों को हम केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, न तो हम उनको देख सकते, न उनका हम स्पर्श कर सकते। ऐसी संज्ञा शब्द जिनका केवल और केवल अपन अनुमान लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वे संज्ञाएं होगी भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा या तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों में या विशेषण शब्दों में या क्रिया शब्दों में या सर्वनाम शब्दों में या अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से इन संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। तो भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द है या तो वो जातिवाचक संज्ञा के होंगे या फिर विशेषण के, क्रिया के, सर्वनाम के और अव्यय के। इन सब में जब कोई न कोई प्रत्यय जुड़ जाएगा तब उनसे बना हुआ शब्द क्या बनेगा, भाववाचक। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दे रहा हूँ,
उनसे आप देखिए, आपका यदि कोई संशय या कंफ्यूज है तो वह क्लियर हो जाएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार निर्माण हो रहा है, जैसे बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उसे बुढ़ापा हो गया। मित्र जातिवाचक संज्ञा और ता लगते ही मित्रता हो गया। मनुष्य मनुष्यत्व हो गया, त्व लगते ही। नौकर नौकरी हो गया। विशेषण से देखें, गर्म विशेषण शब्द था, गर्मी हो गया। वीर से वीरता हो गया। कायर से कायरता हो गया। उदार से उदारता हो गया। क्रिया शब्दों से देखिए, खेलना एक क्रिया है, खिलवाड़ हो गया। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई हो गया। काटना एक क्रिया है, कटाई हो गया। लिखना एक क्रिया है, लिखावट हो गया। सर्वनाम शब्दों से ही देख लीजिए, अपना सर्वनाम शब्द है, पन लगते ही अपनापन हो गया। निज सर्वनाम शब्द है, त्व लगते ही निजत्व हो गया। अपना सर्वनाम शब्द है, अपनत्व हो गया। पराया सर्वनाम शब्द है और परायापन हो गया। अव्यय से देखिए, दूर से दूरी हो गया। समीप से समीपता हो गया। भीतर से भीतरी हो गया और ऊपर से ऊपरी हो गया। ये शब्द अव्यय है। अव्यय क्यों है मित्रों? क्योंकि इनके ऊपर कारक, लिंग, वचन, काल आदि किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है कि जैसे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही बहुवचन में, जैसे दूसरे कारक में वैसे ही कोई अन्य कारक में, और जैसे पुल्लिंग में होते हैं उसी प्रकार का प्रयोग इनका नपुंसक लिंग में होता है। यहाँ पर शब्द आए हैं जैसे दूर, समीप, भीतर या ऊपर, इनको आप कहीं पर भी प्रयुक्त कर लीजिए, इनका स्वरूप सदैव एक सा रहता है, इसलिए इनको कहा जाता है अव्यय। तो ये 5 भेद थे प्रिय विद्यार्थियों संज्ञा के। आपको कैसे लगे इसके बारे में आप जरूर अपनी राय दें। मुझे पूरा यकीन है कि आप इनका अध्ययन एक बार गहराई से कर लेंगे तो कभी आप अपने जीवन में संज्ञा के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको कभी भी बार बार संज्ञा शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने नोट का शीर्षक लगाकर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी है, उनका भी आप अध्ययन जरूर करें। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कुल 3 भेद माने। कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने? 3। व्यक्तियों, नदियों, महीनों, पर्वतों, पहाड़ों, देशों, नदियों, पुस्तकों आदि के नाम हमेशा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। कोई भी पदवी या उपनाम हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है। कोई भी पदवी, जैसे कह दिया जाए कि वह तो गांधी है, वह तो भारत का नेपोलियन है, वह तो बहुत होशियार है, मानो वह तो चाणक्य है, तो ऐसे यदि शब्द है तो वो हमेशा किस संज्ञा के शब्द होंगे? भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञा शब्दों को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। और पॉइंट नंबर 5 देखिए मित्रों, पॉइंट नंबर 5 आप देखिए। पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया है कि विशेष परंपरा से कुछ व्यक्तिवाचक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जयचंद। तो यहाँ पर एक शब्द आया है जो किसी बुराई की ओर इंगित कर रहा है। जैसे अपन कह दें कि भारत देश में कई जयचंद है, या वह तो जयचंद है, तो यहाँ पर जयचंद शब्द किसी आदमी का नाम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नहीं, वह कई ऐसे लोगों की ओर इंगित कर रहा है जो बुराई के पक्षधर है, जो गद्दार है, इसलिए वह जयचंद शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं होकर वह बहुत से लोगों का बोध करा रहा है, इसलिए वह किसका होगा? जातिवाचक संज्ञा का। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक मित्रों तक, अधिक से अधिक प्रतिभागियों तक मेरे इस चैनल को पहुंचाएं। इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो YouTube पर अपलोड हो तो वह बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।